So let us continue with lecture number 6 of this ongoing chapter, heat transfer of class 8 physics. So we have done till this topic. Now in today's lecture we will be starting from this point, a bimetallic strip. Children, if you have not watched the previous lectures, then please watch them and watch in a proper sequence so as to understand the concepts in the best manner. Alright, so there is a link given in the description box of this video. The link will take you to the playlist which will display all the previous lectures in proper sequence, right? So if you haven't watched the previous lectures, make sure to watch them and then you proceed with this one. This is lecture number 6. A bimetallic strip. So I hope you are ready with your copy. Okay, I am following concise physics and you know that I am reading each and every line and explaining you. A bimetallic strip which consists of two rods of same lengths but of different materials, say one of iron and another of copper, riveted together, is commonly used in thermostat. Now they are discussing about a bimetallic strip. नाम से ही पता चल रहा है कि ये एक ऐसा स्ट्रिप है जिसमें कितने मेटल्स हैं? दो मेटल्स हैं. बाई मीन्स व्हाट? टू. सो बाई मेटालिक स्ट्रिप का मतलब है कि दो मेटल्स हैं और दोनों मेटल का स्ट्रिप है. और क्या आगे लिखा हुआ है? दिस कंसिस्ट ऑफ टू रॉड्स. टू रॉड्स मीन्स दो अलग अलग स्ट्रिप्स हैं, दोनों मिलकर एक सिंगल स्ट्रिप बना है. दो अलग अलग मेटल्स है बेसिकली. ओके, ऑफ सेम लेंथ्स बट ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स. एग्जाम्पल के तौर पर एक स्ट्रिप आयरन का है एंड अनदर दूसरा वाला कॉपर का है. रिवेटेड टुगेदर. रिवेटेड मतलब दोनों को हमने रिवेट कर दिया, ज्वाइन कर दिया है. ज्वाइन कर दिया है, ठीक है, एकदम फिक्स कर दिया. जैसे मान लो कुछ इस तरह का, ये एक रॉड है और एक दूसरा रॉड है. कैन यू सी इट? एंड बोथ ऑफ द रॉड्स आर ऑफ द सेम लेंथ. कैन यू सी? ओके, तो ऊपर वाला जो रॉड है ये किसी एक मेटल का है और नीचे वाला जो रॉड है किसी और मेटल का है. दोनों को कैसे हमने ज्वाइन किया है? रिवेट करके. इस तरह से रिवेटिंग किया जाता है, ठीक है. तो रिवेट करके मतलब दोनों को एकदम ज्वाइंट्स हटा दिए हैं और ये बन गया है हमारा बाइमेटालिक स्ट्रिप. एंड दिस इज कॉमनली यूज्ड इन व्हाट? थर्मोस्टैट. कहाँ यूज होता है? थर्मोस्टैट में. अब ये थर्मोस्टैट क्या है? देखो यहां आगे भी लिखा हुआ है, इट इज कॉमनली यूज्ड इन थर्मोस्टैट. यू हैव टू लर्न दिस वर्ड. नाउ द डेफिनेशन ऑफ थर्मोस्टैट इज गिवन एंड दिस ऑल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट. अ थर्मोस्टैट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू कंट्रोल temperature by make and break of the circuit. A thermostat is used in electrical gadgets like refrigerator, electric iron, oven, etc. खासकर इलेक्ट्रिक आयरन हम लोगों के घर में, सबके घर में लगभग रहता ही है इलेक्ट्रिक आयरन, जिससे हम कपड़ा प्रेस करते हैं. तो उस इलेक्ट्रिक आयरन में देखोगे आजकल के जो मॉडर्न इलेक्ट्रिक आयरन है वहां पर आयरन बहुत ज्यादा गर्म अगर हो जाए तो वो ऑटो कट अपने आप बंद हो जा रहा है. हालांकि स्विच ऑन रहता है. मीन्स हमारा जो प्लग का स्विच है, सॉकेट का जो स्विच है वो ऑन है और उसके बावजूद जब आयरन बहुत गर्म हो गया तो देखना आयरन अपने आप बंद हो गया, कट हो गया. और फिर आयरन जब थोड़ा ठंडा हो जाता है फिर अपने आप वो ऑन हो जाता है, लाइट जल जाता है और आयरन फिर से गर्म होने लगता है. फिर अगर एक टेम्परेचर तक गर्म होने के बाद वो फिर से बंद हो जाता है, ऑटो कट हो जाता है. तो इस तरह का देखे हो ना इलेक्ट्रिक आयरन में. तो यानी मेक एंड ब्रेक ऑफ द सर्किट हो रहा है. सर्किट अपने आप बन रहा है, कभी कभी ब्रेक भी हो रहा है. कभी करंट उसमें ऑटोमेटिकली बंद हो जा रहा है, कभी वो ऑन भी हो रहा है. ऑटोमेटिक मेक एंड ब्रेक ऑफ द सर्किट हो रहा है. और किस वजह से? टेम्परेचर को कंट्रोल किया जा रहा है. दिस डिवाइस विद दिस टेक्नोलॉजी व्हाट वी आर एक्चुअली डूइंग, वी आर कंट्रोलिंग द टेम्परेचर ऑफ द आयरन. टेम्परेचर जब आयरन का बहुत गर्म हो जा रहा है तब वो अपने आप ब्रेक हो जा रहा है सर्किट. और जब टेम्परेचर नॉर्मल हो रहा है, ठंडा हो जा रहा है, फिर सर्किट मेक हो जा रहा है. मेक ऑफ द सर्किट इज हैपनिंग एंड द टेम्परेचर इज कंट्रोल्ड इन दिस वे. एंड दिस डिवाइस इज नोन एज थर्मोस्टैट. द डिवाइस विच एक्चुअली डज दिस switching on and switching off of the circuit, okay, and which is used to control the temperature. तो हम आयरन का टेम्परेचर कंट्रोल कर पा रहे हैं ना, तो उस डिवाइस को बोलते हैं थर्मोस्टैट. बेसिकली ये काम कैसे करता है वो हम आगे पढ़ेंगे.
कि ऐसा हो कैसे रहा है. बट बेसिकली नाउ we are not doing the working principle. We are basically looking at the definition of what thermostat is. So क्या लिखा हुआ है? A thermostat is a device which is used to control temperature by make and break of the circuit. Thermostat is used in electrical gadgets like refrigerator, electric iron, oven, etc. It may be mentioned here that the increase in length of a rod on heating does not depend whether it is hollow or solid. क्या लिखा हुआ है? इंपॉर्टेंट चीज, ये जरूरी नहीं, इस बात पे ये डिपेंड नहीं करता है कि हमारा जो सॉलिड है जिसको हम हीट कर रहे हैं वो खोखला है, पूरी तरह अंदर में खोखला है, या वो एकदम सॉलिड रॉड है. उस बात पे इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द रॉड ऑन हीटिंग डिपेंड नहीं करता है. किसी भी रॉड को अगर हम हीट कर रहे हैं तो हीट करने से उसका लेंथ कितना इंक्रीज करेगा, ये इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि वो रॉड हॉलो है या सॉलिड है, लेकिन वो इस बात पे डिपेंड करता है जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है. किन बातों पे डिपेंड करता है? देखो यहां पढ़ा था ना, एक बार मैं फिर से दिखा देता हूं, प्रीवियस पेज में होगा. इन बातों पे डिपेंड करता है. यस, ओरिजिनल लेंथ ऑफ द रॉड, देखो यहां पे लिखा हुआ है, ओरिजिनल लेंथ ऑफ द रॉड पे डिपेंड करता है, इंक्रीज इन टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, मटेरियल ऑफ द रॉड पे डिपेंड करता है. लीनियर एक्सपेंशन ये पहले पिछले वाले लेक्चर में पढ़ लिया है. तो अभी क्या पढ़ा कि हाँ बिल्कुल इन्हीं 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि वो खोखला है, हॉलो रॉड है या सॉलिड रॉड है. नो कंफ्यूजन, सच एन इजी थिंग. इफ वी हीट 2 रॉड्स ऑफ द सेम मेटल एंड ऑफ सेम लेंथ, 2 रॉड को अगर हीट कर रहे हैं, सेम मेटल का है, सेम लेंथ का भी है, लेकिन एक हॉलो है, वन हॉलो एंड द अदर सॉलिड, एंड टू द सेम राइज इन टेम्परेचर, और दोनों रॉड में हमने सेम इंक्रीज इन टेम्परेचर भी किया, तो हम क्या देखेंगे कि दोनों रॉड सेम एक्सटेंट तक इंक्रीज करते हैं. वी फाइंड दैट बोथ रॉड्स एक्सपैंड टू द सेम एक्सटेंट, यानी दोनों में सेम अमाउंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन होता है. इससे क्या प्रमाणित होता है कि लीनियर एक्सपेंशन डज नॉट डिपेंड ऑन वेदर द रॉड इज हॉलो और सॉलिड. अब यहां पे मैथमेटिकल सिंबल्स, मैथमेटिकल कुछ एक नया टर्म को इंट्रोड्यूस किया गया है. उस टर्म को देखकर घबराना मत, क्योंकि नई चीजों को हमेशा एक्सेप्ट करने का तुम्हारा एटीट्यूड होना ही चाहिए फिजिक्स में. तो एक नया टर्म, एक नया फिजिकल क्वांटिटी हम पढ़ने जा रहे हैं, और उसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन. क्या बोलते हैं? एकदम नई चीजों को ग्रास्प करने के लिए हमेशा रेडी रहो. यू शुड ऑलवेज वेलकम न्यू कॉन्सेप्ट्स, न्यू थिंग्स, न्यू वर्ड्स, न्यू फिजिकल क्वांटिटीज, बिकॉज यू आर लर्निंग फिजिक्स एंड यू शुड बी हैप्पीली वेलकमिंग सच थिंग्स. तो बिल्कुल एक नया टर्म जो पहले कभी भी नहीं सुने होंगे वो तुम्हारे सामने पेश किया जा रहा है. और वो टर्म क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन. कितना सुंदर लग रहा है सुनने में. तो तुमको भी इस तरह से ना, अगर नए टर्म्स सुनकर उसको जानकर अच्छा लगेगा, मतलब फिजिक्स तुम्हारे लिए फिजिक्स है, तुम फिजिक्स के लिए हो. तो इसलिए तो मुझे तो कितना अच्छा लगता है जब भी नए कुछ टर्म्स नया सीखने को मिलता है. घबराना नहीं चाहिए, ठीक है. तो नया चीज है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, और वो होता क्या है उसको अब हम पढ़ेंगे. बेसिकली वो एक कांस्टेंट है, और जिसको कौन से सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है? अल्फा. इस सिंबल का क्या नाम है? यहां देखो गौर से, अल्फा. तो अल्फा इज द सिंबल दैट इज यूज्ड, अल्फा का यूज कर रहे हैं क्या बताने के लिए? किस चीज के लिए? कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन को डिनोट करने के लिए, ठीक है. जैसे लेंथ को डिनोट करने के लिए एल का यूज किया जाता है, टेम्परेचर के लिए कैपिटल टी का, स्पीड के लिए वी का यूज करते हैं, है ना. पहले भी हम लोगों ने कई सारे न्यूमेरिकल्स लोअर क्लासेस में और क्लास 7 में 8 में किया ही होगा तुमने. तो कोई ना कोई फिजिकल क्वांटिटी के लिए सिंबल होता है कि नहीं? एरिया के लिए ए का यूज होता है. उसी तरह से कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन के लिए अल्फा का यूज होता है. कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी सिंबल ले सकते थे, तो अल्फा लिया गया है. अब ये होता क्या है उसको पढ़ते हैं. इफ एल नॉट, इसको क्या बोलेंगे? एल नॉट. एल के नीचे एक जीरो है, ये कुछ नहीं, एक सिंबल है. एल नॉट एक सिंबल है, और वो क्या चीज का सिंबल है? लेंथ ऑफ द रॉड एट 0 डिग्री सेल्सियस. एक रॉड लिया गया,
कितना टेम्परेचर है रॉड का? 0 डिग्री सेल्सियस। तो 0 डिग्री सेल्सियस में रॉड का जो लेंथ है उस लेंथ को L0 कहा गया है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। सिंबल से क्या लेना देना, L0 के जगह अगर क ख ग घ अंगा कोई भी सिंबल लेता तो भी हमको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए था, क्योंकि सिंबल ही है तो कोई भी सिंबल ले सकते हैं, लेकिन फिजिक्स में मीनिंगफुल सिंबल्स लिया जाता है। तो ठीक है, तो L0 यूज किया गया है। L0 इट इज द लेंथ ऑफ द रॉड, रॉड का लेंथ है किस टेम्परेचर पे? 0 डिग्री सेल्सियस पे। एंड इट्स लेंथ एट T डिग्री सेल्सियस इज LT। अब उस रॉड को हम हीट किए और कितने टेम्परेचर तक लेकर गए? T डिग्री सेल्सियस तक। T का कुछ भी वैल्यू हो सकता है। अगेन T इज द सिंबल दैट इज रिप्रेजेंटिंग द टेम्परेचर ऑफ द रॉड आफ्टर हीटिंग। सो हमने अब उसको T डिग्री सेल्सियस तक हीट किया और अब देखें कि रॉड का लेंथ बढ़ गया। अभी जो लेंथ है वो है LT, तो L0 से वो LT बन गया। द इंक्रीज इन लेंथ इज गिवन बाय, तो सबको पता है कि इंक्रीज कितना होगा, तो LT माइनस L0 करेंगे। LT मतलब अभी फाइनल लेंथ और L0 मीन्स द इनिशियल लेंथ, तो LT माइनस L0 किया तो दैट दिस गिव्स द increase in length, and increase in length depends on, अभी हमने पढ़ा था प्रीवियस क्लास में कि 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ये जो इंक्रीज इन लेंथ है, देखो यहां पे पढ़ा था, द इंक्रीज इन लेंथ ऑफ अ रॉड डिपेंड्स ऑन दीज 3 फैक्टर्स। तो किन 3 फैक्टर पे इंक्रीज इन लेंथ डिपेंड करता है? L0 पे, यानी ओरिजिनल लेंथ पे, ओरिजिनल लेंथ ऑफ द रॉड जो कि L0 था। इंक्रीज इन टेम्परेचर पे, कितना टेम्परेचर मैंने इंक्रीज किया, जो इस केस में अभी जो हम पढ़ रहे हैं उसमें वो T डिग्री सेल्सियस, T पहले तो 0 था और बाद में उसको T डिग्री सेल्सियस तक हीट किया गया, यानी T डिग्री सेल्सियस माइनस 0 डिग्री सेल्सियस इज दैट इंक्रीज इन टेम्परेचर। एंड मटेरियल ऑफ द रॉड पे डिपेंड करता है, और ये मटेरियल ऑफ द रॉड को मैथमेटिकली एक्सप्रेस करने के लिए जो फिजिकल क्वांटिटी है वही अल्फा है, यानी कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है। तो ओरिजिनल लेंथ पे डिपेंड करता है यानी L0 पे, इंक्रीज इन टेम्परेचर पे डिपेंड करता है यानी कितना टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, तो कितना इंक्रीज हुआ? T माइनस 0 डिग्री सेल्सियस, पहले 0 डिग्री सेल्सियस था, बाद में T डिग्री सेल्सियस तक हीट किए थे, तो यानी T माइनस 0 डिग्री सेल्सियस विच इज नथिंग बट T ओनली, T माइनस 0 इज T। तो ये दो तो समझ में आ गया। ओरिजिनल लेंथ L0 पे डिपेंड करता है, इंक्रीज इन टेम्परेचर T पर डिपेंड करता है, एंड मटेरियल ऑफ द रॉड पे डिपेंड करता है, रॉड का क्या मटेरियल है, जो एक्चुअली मैथमेटिकली वो क्या चीज है। मटेरियल ऑफ द रॉड को मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? मटेरियल ऑफ द रॉड मतलब रॉड का कोई इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी जो मैथमेटिकली इस फिजिकल क्वांटिटी से इंडिकेट कर रहे हैं, और वो फिजिकल क्वांटिटी क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो इसीलिए हमने यहां लिखा है LT minus L0 has been found to be equal to the product of L0 means initial length. L0 is what? Initial length. Alpha is what? Coefficient of linear expansion, which is nothing but the material of the rod. Material, क्योंकि material पे डिपेंड करता है, so that material of the rod cannot be a mathematical quantity, right? So उसी material of the rod को mathematically represent करने के लिए हम कौन सा यूज कर रहे हैं? Alpha, and that is what? Coefficient of linear expansion. And T is what? T is increase in temperature. Increase in temperature. अच्छा, ये जो अल्फा है, ये अब तुमको तो क्लियर हुआ होगा कि अल्फा इज मटेरियल ऑफ द रॉड। सो डिफरेंट मटेरियल्स के लिए डिफरेंट वैल्यूज ऑफ अल्फा होगा, इसलिए क्या लिखा हुआ है? दिस अल्फा विच इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन डिपेंड्स ऑन मटेरियल ऑफ द रॉड। दैट इज अल्फा इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट सब्सटेंसेस। अलग अलग सब्सटेंसेस के लिए अल्फा अलग अलग होता है क्योंकि वो मटेरियल ऑफ द रॉड पे डिपेंड करता है। ओके, इट्स यूनिट इज पर डिग्री सेल्सियस। ये किसका यूनिट है? ये अल्फा का यूनिट है। दिस इज द यूनिट ऑफ अल्फा। लिख लो ये सारी चीजें ना, या तो कॉपी में लिख रहे हो तो अच्छा है, नहीं तो बुक में भी मार्क कर सकते हो। ये यूनिट ऑफ अल्फा है, यानी यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के लिए, क्वेश्चन के लिए।
व्हाट इज द यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ऐसा यूनिट क्या है, या फिर ऐसा यूनिट तो पर डिग्री सेल्सियस नहीं है, पर केल्विन होगा ऐसा यूनिट, लेकिन एक कॉमन यूनिट क्या है, पर डिग्री सेल्सियस, पर डिग्री सेल्सियस। और ऐसा यूनिट क्या होगा, पर केल्विन। ओके, पर केल्विन ऐसा यूनिट होगा, पर केल्विन, एंड अ वेरी कॉमन यूनिट इज पर डिग्री सेल्सियस। ओके, ये पर लिखना जरूरी है बिकॉज इट इज नॉट डिग्री सेल्सियस, इट इज पर डिग्री सेल्सियस। ओके, the value of coefficient of linear expansion of some metals is given in the following table। तो यहाँ कुछ metals का coefficient of linear expansion यानी अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है। तुम्हें इसमें याद रटने लायक कुछ नहीं है, रटने का जरूरत नहीं है ये सारे वैल्यूज, बस देख लो कि एल्यूमिनियम का अल्फा बहुत ज्यादा है, ब्रास का उससे कम, कॉपर का उससे कम, स्टील का उससे भी कम, आयरन का उससे भी कम, इनवर का यहाँ पे सबसे कम अल्फा का वैल्यू है 0.9 इंटू 10 रेज टू द पावर -6 पर डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे देखो लिखा हुआ इंटू 10 रेज टू द पावर -6 पर डिग्री सेल्सियस, यानी हर एक वैल्यू के साथ ये मल्टीप्लाइड है। ऑलराइट, तो इनवर का अल्फा का वैल्यू क्या है, इनवर का अल्फा का वैल्यू है 0.9 इंटू 10 रेज टू द पावर -6 पर डिग्री सेल्सियस, को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डिग्री सेल्सियस के ऊपर -1 पावर। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो नोन एज पर डिग्री सेल्सियस। तो ये अल्फा का वैल्यू है किसका, इनवर के लिए। और इतना कम अल्फा का वैल्यू ये बता रहा है कि उसको हीट करने पर ये बहुत कम लीनियर एक्सपेंशन होता है इसमें, क्योंकि इसका अल्फा का वैल्यू बहुत कम है। तो एक चीज समझ लो, जिसका अल्फा का वैल्यू ज्यादा उसमें लीनियर एक्सपेंशन भी ज्यादा होता है ना, और जिसका अल्फा का वैल्यू कम उसमें लीनियर एक्सपेंशन भी कम होता है। यानी एल्यूमिनियम और कॉपर, अगर दो अलग अलग तुम सब्सटेंस ले लेते हो, एल्यूमिनियम का एक तार लेते हो और कॉपर का भी तार लेते हो, दोनों का सेम लेंथ है और दोनों को तुम सेम अमाउंट ऑफ टेम्परेचर का इंक्रीज कराते हो, तो देखोगे एल्यूमिनियम के तार में ज्यादा इंक्रीज इन लेंथ होगा, कॉपर में थोड़ा कम इंक्रीज इन लेंथ होगा। हीट करने के बाद दोनों में ही इंक्रीज इन लेंथ होगा, लेकिन एल्यूमिनियम में ज्यादा इंक्रीज इन लेंथ होगा, कॉपर में कम इंक्रीज इन लेंथ होगा। हालांकि तुमने इनिशियल लेंथ दोनों का सेम लिया था, एल्यूमिनियम वायर का भी इनिशियल लेंथ सेम था, कॉपर वायर का भी इनिशियल लेंथ सेम था, और दोनों को तुमने सेम अमाउंट ऑफ टेम्परेचर से इंक्रीज कराया। इन स्पाइट ऑफ दैट the linear expansion in aluminum and copper wire is different, because you also know that the amount of linear expansion depends on material of the rod. Okay, this is nothing new, you have already done it, but now I'm trying to correlate it with alpha. एल्यूमिनियम का अल्फा ज्यादा, देखो 24 इंटू 10 टू द पावर -6 पर डिग्री सेल्सियस है। कॉपर का कंपैरेटिवली कम है, ओनली 17 इंटू, उससे कम है, 24 से कम है, 17 इंटू 10 टू द पावर -6 पर डिग्री सेल्सियस है। सो कॉपर का अल्फा कम है, इसलिए कॉपर में लीनियर एक्सपेंशन कम होगा। और इन सारे सब्सटेंसेस में से इनवर का सबसे कम अल्फा है, इसलिए इसमें लगभग ना के बराबर थर्मल एक्सपेंशन या लीनियर एक्सपेंशन होगा। हीट करने के बाद बहुत ही कम एक्सपेंशन होगा। तो क्या लिखा हुआ है, इनवर होता क्या है, इट इज एन एलॉय विच ऑलमोस्ट डज नॉट एक्सपैंड ऑन हीटिंग। ऑलमोस्ट डज नॉट एक्सपैंड का मतलब कि लगभग ना के बराबर एक्सपैंड करता है हीटिंग करने पर, वही तो मैंने बताया। दैट इज वाई पेंडुलम ऑफ क्लॉक इज मेड अप ऑफ इनवर। इनवर से ही बनता है क्लॉक का पेंडुलम, क्योंकि अगर पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक का लीनियर एक्सपेंशन होकर लेंथ बढ़ जाए पेंडुलम का, तो उसका टाइम पीरियड में फर्क पड़ जाता है। ठीक है, तो जो एकदम एक्यूरेट पेंडुलम होते हैं क्लॉक्स के, जिसमें बिल्कुल भी एरर की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, तो उसके लिए ये जरूरी है कि समर सीजन में जहां टेम्परेचर बहुत गर्म हो जाता है, समर गर्मी के वजह से उस पेंडुलम का लेंथ इंक्रीज न करे, और विंटर में ठंडा के वजह से उसका लेंथ कॉन्ट्रैक्ट न करे। तो इसके लिए एक ऐसा मटेरियल लिया जाए जो गर्मी के वजह से एक्सपेंशन उसमें लगभग ना के बराबर हो, ना एकदम मतलब एक तरह से ना ही हो तो अच्छा है। तो उस तरह से एक सब्सटेंस जो मिला हमें वो है इनवर। इनवर का अल्फा इतना कम है कि ऑलमोस्ट जीरो एक्सपेंशन होता है जब उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, और ऑलमोस्ट जीरो कॉन्ट्रैक्शन भी होता है जब उसका टेम्परेचर को हम कम करते हैं।
ठीक है, इसीलिए पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक को इनवर्स से बनाया जाता है। नेक्स्ट, कमिंग टू अनदर एग्जाम्पल ऑफ सच अ मटेरियल इज पायरेक्स ग्लास दैट ऑल्सो एक्सपैंड्स नेग्लिजिबल ऑन हीटिंग। तो यू हैव टू नो दीज टू एग्जाम्पल्स। एक क्या है, एक इनवर जो एक एलॉय है। एलॉय का मतलब एक पर्टिकुलर मेटल नहीं है, ये 2-3 मेटल्स का मिला हुआ हो सकता है या इसमें कुछ नॉन मेटल्स भी एडेड हो सकते हैं। तो ये इनवर एक तरह का एलॉय है। बेसिकली इनवर क्या होता है, ये एक एलॉय है जिसमें आयरन रहता है एंड निकल रहता है। तो आयरन और निकल का एक एलॉय है, इसमें आयरन ज्यादा रहता है एंड निकल कम रहता है। तो आयरन एंड निकल का जो एलॉय है उसको इनवर बोलते हैं। अच्छा, पायरेक्स ग्लास एक और एग्जाम्पल हो गया जिसमें हम हीट करने पर नेग्लिजिबल एक्सपेंशन होता है। तो पायरेक्स ग्लास का भी अल्फा बहुत कम होगा। नाउ हियर activity 2 is shown below and this activity demonstrates linear expansion। तो इसको पढ़ेंगे और समझ में आएगा तुम्हें। Take a metal rod and set up an apparatus as shown in figure 6.5। तो फिगर 6.5 को ध्यान से देखो, ये जो फिगर है सामने, यहां पर एक मेटल रॉड लिया गया है। ठीक है बेटा, मेटल रॉड लिया गया है और इसके नीचे देखो क्या है, एक बर्नर है जिस बर्नर से हम मेटल रॉड को कॉन्स्टेंटली हीट कर रहे हैं। और ये मेटल रॉड एक पॉइंटर के ऊपर रेस्ट कर रहा है। इफ यू सी द मेटल रॉड इज रेस्टिंग और इट इज टचिंग वन फ्री एंड ऑफ द पॉइंटर। एक पॉइंटर है और यहां पॉइंटर एक स्केल के तरफ पॉइंट कर रहा है और इस पॉइंटर का जो ये वाला एंड है जो स्केल के तरफ पॉइंट नहीं कर रहा है, सो दिस एंड इट इज टचिंग विद द मेटल रॉड। ओके, इफ द साइज ऑफ द मेटल रॉड चेंजेस, so you know what will happen. If the size of the metal rod increases, this metal rod will push the pointer, it will push the pointer towards this side, yes or no, जहां पे मैंने एरो किया है। ये मेटल रॉड ऐसे इंक्रीज करेगा इसका लेंथ, तो ये वाला इधर जाएगा और ये पॉइंटर लेफ्ट साइड मुड़ जाएगा। वहीं मेटल रॉड अगर ठंडा हुआ, टेम्परेचर अगर डिक्रीज हुआ, तो मेटल रॉड कॉन्ट्रैक्ट करेगा और इसका ऑपोजिट मूवमेंट होगा पॉइंटर का। तो ये समझ में आ गया। तो देखते हैं ऐसा होता है कि नहीं। तो पढ़ते क्या लिखा हुआ है, फिक्स वन एंड ऑफ द रॉड एंड कीप द अदर एंड फ्री बट इट टचेस टू अ पॉइंटर, जैसा दिख रहा है फिगर में। नाउ हीट द रॉड, यू विल सी दैट द पॉइंटर स्टार्ट्स मूविंग विद द एक्सपेंशन ऑफ द मेटल रॉड। तो हीट करने से ये मेटल रॉड का साइज इंक्रीज हुआ, जो मुझे नेकेड आई से बहुत ज्यादा मालूम नहीं पड़ेगा, मुझे दिखेगा नहीं कि इंक्रीज हुआ। लेकिन मैं जब इस पॉइंटर को ध्यान से देखूंगा तो देखूंगा कि हीट करने के बाद ये पॉइंटर पहले जिस वैल्यू को पॉइंट कर रहा था उस वैल्यू को अभी पॉइंट नहीं कर रहा है, वो थोड़ा सा कहीं इधर पॉइंट कर रहा है, इधर कहीं पॉइंट कर रहा है। तो क्योंकि मेटल रॉड एक्सपैंड किया और पॉइंटर को इधर पुश किया, जिसकी वजह से ये नीडल लेफ्ट वर्ड्स थोड़ा मुड़ गया है, या फिर बोल सकते हो थोड़ा एंटी क्लॉकवाइज मूव कर गया है। द मेटल रॉड elongates along the free end which pushes the pointer. So this is the experiment or an activity which demonstrates thermal expansion in solids, right? So मुझे लगता है ये पेज हमने कर लिया। All right. Now another activity is there and we will discuss this activity also in this video. So here it is the bending of a bimetallic strip. So today we have started with this topic itself. आज जो हमारा वीडियो है ये हमने स्टार्ट ही किया बाइमेटालिक स्ट्रिप से। बाइमेटालिक स्ट्रिप मतलब वैसा स्ट्रिप जो दो अलग अलग मेटल्स के रिवेट करने से बना हुआ है। तो यहां क्लियरली तुमको दिख रहा है कि ब्रास और आयरन के दो पीसेस को एक साथ रिवेट करके, देखो यहां रिवेटिंग दिखाया गया है, ज्वाइन किया गया है। बेसिकली स्क्रू से हम रिवेट कर सकते हैं, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो रिवेट करके बनाया गया है और
इनिशियल लेंथ ऑफ ब्रास एंड आयरन इज सेम। देखो ब्रास का जो इनिशियल लेंथ है, आयरन का भी इनिशियल लेंथ उतना ही है, दोनों सेम लेंथ का लिया गया। एंड दिस इज द सिनेरियो बिफोर हीटिंग। ओके, अब क्या है, इस बाइमेटालिक स्ट्रिप को हीट किया गया। हीट करने के बाद हम क्या देखेंगे कि ये जो स्ट्रिप है ना, ये मुड़ जाता है, इट बिकम्स कर्व्ड। तो कर्व होने का कारण क्या है? कर्व होने का यही कारण हो सकता है कि ब्रास और आयरन का अमाउंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अलग अलग है। ब्रास ज्यादा एक्सपैंड किया आयरन से, इसी वजह से ये हुआ। अगर हम पीछे देखें तो ब्रास का अल्फा 19 इंटू 10 टू द पावर -6 है और आयरन का अल्फा 12 इंटू 10 टू द पावर -6 पर डिग्री सेल्सियस है। तो ब्रास का अल्फा ज्यादा है, आयरन का अल्फा कम है। तो ब्रास ज्यादा इंक्रीज करेगा लेंथ में, आयरन कम इंक्रीज करेगा लेंथ में फॉर द सेम राइज इन टेम्परेचर। तो इसीलिए ब्रास ज्यादा इंक्रीज किया, आयरन कम इंक्रीज किया, और दोनों अलग हो भी नहीं सकता क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ रिवेटेड है। तो द ओनली ऑप्शन टू अचीव दिस इज दैट द बार विल गेट बेंट। अब बेंड होने की वजह से देखो, बार ब्रास का जो पार्ट है वो ज्यादा बेंड किया, आयरन का पार्ट कम बेंड किया, और ऑटोमेटिकली ये बेंड हुआ। बेंड होने के अलावा कोई और ऑप्शन भी नहीं है। ओनली दिस इज द पॉसिबिलिटी टू अचीव दैट brass will have more increase in length in comparison to iron. Okay, so क्या लिखा हुआ है पढ़ते हैं। Consider a composite bar. Composite bar means bimetallic strip as shown in the figure. The bar is made up of brass and iron of equal length and riveted together. ठीक है, equal length का है और rivet किया हुआ है। Heat the bar and observe. We will notice that the bar bends. The reason very important, ये एग्जाम में पूछता है कि what will you observe, तो तुम लिखोगे we will observe या we will notice that the bar bends। ये तुम्हारा ऑब्जर्वेशन हो गया। एग्जाम में ये ऑब्जर्वेशन भी 1 मार्क्स का पूछता है। फिर पूछेगा कि why do you explain the reason for your observation। ये पूछेगा कि आपने ऐसा ऑब्जर्व क्यों किया, इसका रीजन बताइए। explain the reason for your observation। तो you have to write this, the reason is that brass expands more than iron, है ना, मैंने यही बताया। ब्रास में ज्यादा एक्सपेंशन होगा आयरन के कंपैरिजन में ऑन हीटिंग। The coefficient of linear expansion of brass is about 1.5 times that of iron। पीछे देखो तो तुम यहां देख रहे हो 12 का लगभग 1.5 टाइम्स ब्रास का कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है। एग्जैक्टली 1.5 गुना नहीं है, लेकिन लगभग 12 का 1.5 गुना है, लगभग उससे थोड़ा ज्यादा है। तो इसीलिए कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ ब्रास इज अबाउट 1.5 टाइम्स दैट ऑफ आयरन। Thus, when the composite bar या bimetallic strip is heated, it acquires a curved shape as shown in the figure. कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, जो है सुपरफिशियल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स. If you are finding these videos, these lectures useful, then I would request you to support me by pressing the like button, also clicking on the subscribe button and clicking the bell icon so that you do not miss out the next lectures. Please share these videos with your friends so that these videos can reach to a greater number of audience. Thank you, children, and God bless you. Also comment below so as to know how are you finding these videos. Thank you. God bless you. Take care.